देख लिया आपने, जब आए थे तो अटक अटक के बोलते थे, आज रवादानी से बोल रहे हैं। ये हमारे प्रोफेसर निमसे साहब है। निमसे साहब, आप सिर्फ डॉक्टर अम्मार रिजवी के इनविटेशन पर ना आइएगा, हम सब आपको इनवाइट करेंगे क्योंकि हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं। अम्मार रिजवी साहब तो खातिर करते ही, हाँ जी, खातिर करते हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि अम्मार साहब मेरे स्टूडेंट होते होते रह गए। जब वो पीएचडी कर रहे थे तो रशन करना चाहते थे, मुझे पता चल गया तो मैं डेपुटेशन पर नाइजीरिया चली गई। मैं खैर, आप आइए, हम तो आपको भुला नहीं सकते, हम तो दुश्मनों को नहीं भुलाते हैं, आप तो अपने दोस्त हैं और आप हमारी दिलों में हमेशा रहेंगे। कहते नहीं है कि लखनऊ वाले तो ऐसे हैं कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। ये हमारा तरीका है। तो जनाब, आप हमेशा, हम इतना ही इंतज़ार करेंगे। अब मैं जिससे गुजारिश कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ इतना है कि आप आए हैं तो महफिल पे जमाल आया है, वरना ताउम्र ना आने का ख्याल आता हमें। बज़्म की धूम तो वैसे भी हो जाती, लेकिन अपने जो ना होते तो मलाला। मैं ये कहूँगी, एक मिनट जी, आपने एक किताब लिखी है जिसका तर्जुमा हुआ है आपका। पहला जब मुहर्रम, एहसन लाल ने मुहर्रम का प्रोग्राम किया था, तब मैंने निज़ामत की थी, राम नाइक जी उसके थे, और तब से उन्होंने जो दिलों को जीतना शुरू किया है, तो अब मेरे पता नहीं कितने करोड़ों में तो पहुंच ही गए हैं, हमारे दिल जीत लिए। किताब चेरेवती जो लिखी है उसकी भी इंशाअल्लाह रज़्म इस्लाम उम्मीद है कि लखनऊ में होगी। मैंने उनके लिए एक शेर इसी के लिए कहा था कि ठहरे मत रहो झील के पानी की तरह, दरिया बन जाओ तो बहुत दूर निकल सकते हो। ये शेर था कि चलते रहो चलते रहो। मैं आपसे अब गुजारिश करूंगी कि आप भी उर्दू की मोहब्बत में और उर्दू वालों की मोहब्बत में, और उतनी ही मोहब्बतें हमारी भी आपके साथ हैं जितनी आपने मोहब्बतें नवाजिशें हमें दी। मैं माफ़ी चाहूँगी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने आपका वक्त लिया। उर्दू राइटर्स फोरम द्वारा आयोजित 3 किताबों के विमोचन कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति एसबी निमसे साहब, मेहमान जीवकार जनाब डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, इजहार ख्याल जनाब प्रोफेसर शारिक रुदौली साहब, जनाब अनवर जलालपुरी साहब, जनाब डॉक्टर तरीक कमर साहब, निजायत मोहतरमा प्रोफेसर साबिरा कमर साहब, संयोजक जनाब वकार रिजवी साहब, 3 किताबों के लेखक जनाब प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी साहब, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों। राज्यपाल को कभी कोई कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो जो संयोजक होते हैं उनसे हम मिनट टू मिनट प्रोग्राम लेते हैं और डायस पर कौन कौन बैठेंगे उनके नाम लेते हैं, फिर देखते भी हैं और फिर कैसा कार्यक्रम है सारी जानकारी लेते हैं। और जो हम मिनट टू मिनट प्रोग्राम लेते हैं, मैं तो जो समय बताया था उस समय पर आया, लेकिन मुझे भाषण के लिए खड़ा होना चाहिए था। ये जो कार्यक्रम दिया है मिनट टू मिनट, वो हिसाब से 5:10 को मुझे खड़ा रहना चाहिए था। अब देखिए कहाँ की गाड़ी कहाँ गई। लेकिन बड़ी खुशी हो रही थी कि एक के बाद एक वक्ता यहाँ आ रहे थे। नैयर जी के किताब की खूबियाँ बताते थे और ये करते करते मेरे बारे में भी कुछ अच्छा कहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि दूसरे के साथ अपना भी नाम आ रहा है। और इसलिए ये कार्यक्रम ऐसा है। अच्छा, वैसे मैं इस हॉल में अब 2 वर्षों में कम से कम 8-10 दफ़े आया हूँ, लेकिन अलग अलग कार्यक्रम में
कॉलेज के स्टूडेंट्स के कार्यक्रम हो गए, साइंटिस्ट के कार्यक्रम हो गए, लेकिन ये कार्यक्रम में जितनी बार तालियां बजी इसके पहले कभी मैंने देखा नहीं था। और पूरा हॉल भरा हुआ है। थोड़ा मेरे मन में शक था कि भाई इतना बड़ा हॉल है और केवल उर्दू के लिए ये कार्यक्रम है तो कितने लोग आएंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब पहले से आए हुए कोई भी बीच में से उठकर नहीं गया है और एक उत्साह का इस प्रकार का वातावरण, और एक नहीं, दो नहीं, 3 किताबें। वैसे ये ज़माना तो फैमिली प्लानिंग का है और पहले 2 या बस ऐसा होता था, अब वो करते करते 1 बस ऐसा हो गया है। और उसमें ऐसे फैमिली प्लानिंग के ज़माने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3, और वो भी एक साथ, कमाल की बात है। और इसलिए मैं नैयर साहब का अभिनंदन करता हूँ कि हाँ, जलालपुरी, अभी वो हमको इतनी उर्दू नहीं समझ में आती है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे किताबों का विमोचन होता है। एक जगह पर लोगों की पढ़ने की आदतें कम होने लगी है। टीवी आया है, खबरें 2 मिनट 3 मिनट की आ जाती है, और ऐसे में कभी देखा जाए तो अखबार का लाइफ 1 दिन का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो लोग पढ़ते भी, सब पढ़ते नहीं हैं। कोई पढ़ते हैं एकदम लास्ट पेज फिल्म वालों का हो या 3rd पेज देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स का पेज देखते हैं, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा लाइफ कोई है, कितना भी बड़ा अखबार हो उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मन को शांति देने वाला ऐसा काम तो किताब से ही होता है, और इसलिए टीवी आया है तब भी किताब का मूल्य कोई कम नहीं हुआ है, क्योंकि किताब जिंदगी तक अपने साथ रहता है। और ऐसे में 3 किताब एक साथ आए, बहुत बहुत फिर एक दफ़े मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अब मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्या इस बात की है कि भाई उर्दू भाषा मीठी है, ये भी मैं सुनते आया हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा बोलता भी रहता हूँ कि मैं मीठी भाषा है, मीठी भाषा है। लेकिन मुझे इतने 2 साल यहाँ रहने के बाद भी अब तक 4 शब्द, 4 वाक्य, सेंटेंसेस उर्दू में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ये लगता है कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये राज्यपाल है, देश का सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, और 4 लाइनें उत्तर प्रदेश में उर्दू में बोलता भी नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा हमेशा मन में डर होता है। और ऐसे डर के कारण जब एक से एक बढ़िया उर्दू बोलने वाले बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। और इसलिए मैडम ने कहा होगा कि समय की पाबंदी है वगैरह वगैरह, न बोलने वालों ने मानी है, न मुझे भी उसमें कोई पीड़ा है। बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम चला है। और एक बात मैं बता दूं कि शायद अगले साल में कोई कार्यक्रम उर्दू का यहाँ होगा तो अगले साल मेरा भाषण यहाँ उर्दू में होगा, इतना मैं बता सकता हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे पास 3 उर्दू पढ़ाने वाले लोग आए थे। उसमें एक पाठक करके, मुझे लगा कि पाठक और है क्या यहाँ? हाँ हाँ वही। तो बोले मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ और आप हमको 15 दिन में रोज 1-1 घंटा देंगे तो बोलचाल का उर्दू
और पढ़ने के लिए उर्दू हम आपको मुफ्त में सिखाएंगे। तो कोई बात मुफ्त में मिलती है तो खुशियाँ होती है। तो फिर मैंने हमारे ऑफिसरों को बुलाया, बोले देखिए उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उर्दू का बोर्ड अब तक राजभवन में नहीं लगा है, खाली देहात में लगाने के बाद में राजभवन में भी लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 15 दिन में हम आपको देते हैं। तो सारा बात का सोचा, तो मैंने कहा कि मैं अकेला तो नहीं, सारे ऑफिसर को मैं बुलाऊंगा। तो सारे ऑफिसर को उन्होंने कहा कि रोज़ 1 घंटा के हिसाब से आप 15 दिन हमको रोज़ का देंगे तो हम आपको बोलचाल की उर्दू और लिखने की उर्दू सिखाएंगे। और अगले महीने से हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा कि 1 साल में बाद में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो निश्चित तौर पर आपके सामने उर्दू बोलूँगा। तब तक ये उर्दू मीठी भाषा है, मीठी भाषा है, इतना ही मैं कहता रहूँगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भाषा यह लोगों को जोड़ने के लिए होती है। और अपना देश इतना बड़ा है और अपने देश में इतनी भाषाएं हैं, और ऐसे भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा, जानने वाली भाषा स्वाभाविक तौर पर हिंदी है। लेकिन जब हम सारे देश का विचार करते हैं, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी भाषिक हूँ, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषिक सबसे ज़्यादा है। कोई जाएगा गुजरात में तो गुजराती भाषिक वहाँ ज़्यादा है। लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी छोड़ दी तो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जानने वाली, बोलने वाली भाषा कोई है तो वो उर्दू है। और इसलिए अच्छा, दूसरी एक बात मुझे लगता है कि बोलते बोलते आदत हो जाती है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब कोई बोले तो उसमें कोई आपत्ति कोई लेता भी नहीं है, लेकिन थोड़ी मेरी आपत्ति इसमें होती है कि भारत के संविधान में दी हुई जितनी भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषा राष्ट्रीय है, नेशनल है। और इसलिए एक से छोटी कोई नहीं है। हिंदी, संस्कृत पुरानी भाषा है, लेकिन उनकी भारत में संस्कृत के माध्यम से कई भाषाएं निर्माण हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बहन तो हिंदी है। और हिंदी के बाद जैसे मैंने कहा उर्दू है। ये सभी राष्ट्रभाषाएं हैं और इसलिए सभी भाषाओं का सम्मान हमें करना चाहिए। और सभी भाषाओं का हम सम्मान करते समय जो जहाँ जिस भाषा का महत्व है उस भाषा का उपयोग होना चाहिए, इस भूमिका में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी होती है कि सबसे ज़्यादा उर्दू जानने वाले लोग यहाँ हैं, तो लोगों को भी सिखाए। और केवल उत्तर प्रदेश के नहीं है तो बाहर के भी लोगों को जाकर कुछ ऐसा सुनाएं। और इसलिए सभी भाषाओं को आगे ले जाने का हम काम करें। और दूसरी बात मुझे लगती है कि कोई भाषा का कोई घर नहीं होता है। देखिए, भाषा ऐसी है कि 10-10, 12-12 किलोमीटर आप गए तो बदलती रहती है। अब हिंदी हिमाचल प्रदेश में जो बोली जाती है और फिर हिंदी मध्य प्रदेश के आखिर के गांव में जो बोली जाती है वो सब हिंदी है, लेकिन भाषा बदलती रहती है। और इस भूमिका में ऐसे जो भाषाएं होती है, एक तो 3 किताब आज निकले हैं। मेरे किताब के बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई है, उसके बारे में मैं बाद में अंत में कुछ कहूँगा भी जरूर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा के विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हैं, साहित्य के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये भी काम करना चाहिए कि यदि उर्दू में अच्छी किताब निकली है तो उसका हिंदी में भाषांतर की व्यवस्था होनी चाहिए। अब 3 किताब साथ में निकले तो उसका हिंदी वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हिंदी को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, अन्य भाषाओं को मिलना चाहिए।
और इसलिए भाषा साहित्य का भाषांतर यह भी एक ऐसी बात है कि वो जितना होगा हम नहीं पानी की जरूरत नहीं ये सिग्नल है कि जल्दी खत्म करो करके। तो भाषा हमें जोड़ती है और इसलिए भाषा के नाम पर कोई ये ऐसी है और वो ऐसी है, ये नहीं, भाषा सबको जोड़ने का काम करती है और वही भाषा के महत्व है। और बोलचाल की भाषा में, अब बोलचाल की भाषा में हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, बोलचाल की भाषा है। अब उसमें लिखना कैसा, उसका ग्रामर क्या होता है, वो आगे के लोग सोचे, लेकिन बोलचाल की भाषा में बोलते रहना चाहिए। और ऐसे बोलचाल में एक आसानी से सारे हिंदुस्तान पर जो भाषा चल सकती है वो हिंदी के बाद उर्दू है। और इसलिए उर्दू जितनी प्रगति करे उतने देश के लिए लाभदायक होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब पुरानी ज़्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम याद भी ये भी ख्याल में रखें कि देश के आज़ादी का जो संघर्ष हुआ उसमें क्रांतिकारकों ने अपना अपना दायित्व निभाया। लेकिन चर्चा होती थी कभी कि कलम की ताकत ज़्यादा है या तलवार की ताकत ज़्यादा। और आज़ादी के आंदोलन में कलम की ताकत ने भी बहुत काम किया है और ये कलम की ताकत भी हिंदी के साथ ही साथ उर्दू के साहित्यकारों ने भी जिस प्रकार से लगाई, मैं मानता हूँ कि सबके मालूम होना चाहिए कि भाई उर्दू में कैसे संघर्ष की भाषा हो गई है। ये जितना हम करेंगे उतना निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। और मेरी किताब की चर्चा हुई, अब मेरे किताब की चर्चा भी कैसी निकली हो मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई लेखक नहीं हूँ। पहली बात, मुझे लिखने की कोई आदत नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ जागरण है या अमर उजाला है, जिनकी कई एडिशंस निकलती हैं और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं तो बाकी के राज्यों में भी निकलती हैं। वैसे महाराष्ट्र में सकाळ करके एक डेली है, उसका नाम सकाळ मतलब मॉर्निंग। तो उन्होंने एक कॉलम लिखने की बात की और वो कॉलम लिखने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, संपादक ने, कि अभी आप लखनऊ में हैं, आप राज्यपाल हैं, पहले आप राजनीति में बहुत सक्रिय थे तो आपको कभी लिखने के लिए समय नहीं मिला, आप भाषण करते रहे, एक्टिविटी करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन अभी आपको समय मिलता होगा राजभवन में, और राजभवन में समय मिलता है तो ज़रा लिखना शुरू करो, आपके अनुभव साझा करो। मैंने बोला भाई मुझे ये लिखने का नहीं आता है, लेकिन उन्होंने कहा देखिए आप विचार करो, क्योंकि उन्होंने 4 लोगों से इस प्रकार के संस्मरण को हिंदी में उर्दू में क्या कहते हैं, यादगारें लिखने के लिए कहा। कौन थे 4? एक कांग्रेस पार्टी के सुशील कुमार शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और केंद्र में भी मंत्री थे, राज्यपाल भी थे। दूसरे शिवसेना के नेता मनोहर जोशी, वो भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी लोकसभा के अध्यक्ष थे। तीसरे शरद पवार, ये जो सकाळ है उनके ग्रुप का है, लेकिन शरद पवार भी एनसीपी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्र में भी मंत्री रहे। और चौथा मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये तीनों ने लिखने का मान लिया है, अभी आप राज्यपाल बनने के बाद राजनीति में नहीं है ये हम समझते, लेकिन आपको हम आपका इतिहास लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब इतिहास तो नहीं बदला जा सकता है, तो आप ये यादें लिखो, और नहीं तो देखिए लोग बोलेंगे कि बीजेपी वालों ने कुछ लिखा नहीं। मुझे भी थोड़ा लगा कि अब मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन अपनी जो बात है, जानकारी है, वो लोगों को बताए तो अच्छा रहेगा।
और फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, विद्यार्थियों के सामने गया, तो अपनी अपनी बात कभी कहता रहता था कि भाई मैं पढ़ाई बहुत मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करते समय अपने माँ बाप पर भी ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। तो मैं एक दो जगह पर मैंने कहा कि भाई कॉलेज के दिनों में मेरे पिताजी स्कूल के टीचर थे, तो उन्होंने हमको कहा था कि भाई 4 साल की पढ़ाई के लिए आप इंजीनियर डॉक्टर होना चाहता है तो उतना पैसा हमारे पास नहीं है, 4 साल का आप कॉलेज में पढ़ो, लेकिन जो फीस है आपकी वो फीस तुमने इकट्ठी करनी चाहिए, बाकी का हम खर्चा करेंगे खाने पीने का। तो कैसे करना? तो फिर हमने सोचा कि चलो पुणे में पढ़ाई हुई कॉलेज की, तो पुणे में पढ़ने वाले लोग ज़्यादा है, तो अखबार बेचने का हमने 2 साल काम किया, ट्यूशन लेने का काम किया। ऐसे बताते बताते फिर हमको लगा कि भाई ये बात भी लोगों को मालूम होगी तो विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगा। ऐसा करके फिर बचपन से बिल्कुल राजभवन आने तक हमारे 26 आर्टिकल्स हो गए। तो 26 आर्टिकल्स जैसे हो गए तो पत्र वाचकों का पत्र आना शुरू हो गया कि भाई ये समाप्त हुआ है लेकिन इसका किताब बनाओ। और इसलिए हमको भी लगा कि भाई ये ठीक है कि जैसे मैंने कहा कि अखबार की लाइफ एक दिन का होता है, तो हमारे 25 लेख का भी लाइफ समाप्त हो गया, तो किताब बनाएगा तो अच्छा होगा। तो इसलिए हमने किताब बनाया, और जैसे किताब बनाया तो मुंबई में उसको अच्छे ग्राहक भी मिल गए, तो फिर स्वाभाविक तौर पर ये बात आई कि उसका हिंदी और अंग्रेजी में भी होना चाहिए। तो हमको लगा कि बात तो ठीक है, लेकिन फिर बात मन में आई कि भाई उर्दू, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में हूँ, यहाँ की दूसरी भाषा उर्दू है, तो उसका भी होना चाहिए। और फिर हमने निमसे साहब को बताया, फिर आगे होकर अब उसका ट्रांसलेशन भाषांतर पूरा होने वाला है और जल्द ही आपको वह किताब पढ़ने के लिए मिलेगा। अब उसका कार्यक्रम कहाँ होगा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको आज ये इनविटेशन दे के रखता हूँ कि जब कभी कार्यक्रम तय होगा तो बिना बुलाए आप सब आए। नहीं तो कभी कभी होता है कि राज्यपाल के कार्यक्रम में इनविटेशन चाहिए, हम इनविटेशन भी भेजने की व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन आज ही मैं आपको खुला आमंत्रण दे के रखता हूँ कि वो किताब का जब प्रकाशन होगा तब आप अच्छी संख्या में आए। और यही एक बात है कि जीवन के अपने अनुभव, अब ये तीनों के बारे में, किताब के बारे में जो थोड़ा थोड़ा कहा समझा, और मैंने भी आदत रखी है कि कोई किताब का विमोचन करने के लिए हमको कहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मुझे पहले कॉपी पढ़ने के लिए दे दो। तो उसके 2 लाभ होते हैं कि कॉपी पढ़ने के लिए एक मिल जाती है, और जब विमोचन होता है तो दूसरी कॉपी भी मिल जाती है। तो अभी उर्दू के बारे में तो मैं है कोई उर्दू वालों को मेरे पास जो आई है वो दे दूंगा, लेकिन बहुत अच्छी ढंग से लोगों के समझ में आए और पढ़ने वाले को मन को संतोष हो जाए। देखिए, किताब का विषय कौन सा भी हो, कभी बहुत झगड़े वाला किताब हो सकता है, कभी संतों का किताब हो सकता है, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते व्यक्ति को एक समाधान मिलता है, शांति मिलती है। और इसलिए मराठी में एक कहावत है, वैसे उर्दू में भी कुछ होगी ही, मराठी में ये कहावत है कि वाचेल तो वाचेल, यानी जो पढ़ेगा, वाचेल मतलब पढ़े, जो पढ़ेगा वही बचेगा। इस प्रकार से पढ़ने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो जीवन में बड़ा आवश्यक है। और पढ़ना तभी होता है जब कोई लिखता है, और जब अच्छे ढंग से इसी प्रकार से लिखा गया तो बहुत खुशी होती है। और इस खुशी के साथ फिर एक दफ़े मैं नैयर जी का अभिनंदन करता हूँ, और आप सबको ये कहूँगा कि तालियां तो बजाई, लेकिन किताब खरीद कर पढ़ना चाहिए, नहीं तो पब्लिशर के सामने एक समस्या आती है
कि भाई हमने पब्लिश तो किया, किताब के बारे में अच्छा भी कर दिया, लेकिन मार्केट में सेल नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खरीद कर पढ़े तो फिर एक प्रोत्साहन मिलता है। मेरी किताब के बारे में मैं वैसे नहीं कहूँगा, लेकिन नैयर साहब के किताब के बारे में बहुत उनका आप सबके ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा विक्रम किया है कि एक साथ 3 किताबें प्रकाशित हो रही है। और पब्लिशिंग हाउस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम लिया है हाथ में। और बाइंडिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया लगता है, आप पढ़ेंगे तभी आपको उसकी कीमत मालूम पड़ेगी। आप पढ़िए, खरीद कर पढ़िए और फिर दूसरे को भी दे दे तो और अधिक अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। देखिए, अम्मार रिजवी साहब ने भी यहाँ आकर कुछ बात बाद में कही, वहाँ बैठने के बाद, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कहूँ और वो ये बात बोलते बोलते रह गई बताना कि चरैवती चरैवती का मतलब क्या है। ये एक बहुत पुराना संस्कृत श्लोक है और उसके 2 हिस्से हैं। तो पहले हिस्से में ये कहते हैं कि आदमी ने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आदमी ने जो बैठ गया उसका भाग्य बैठ जाता है, जो सो गया उसका भाग्य सो जाता है, और जो खड़ा है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जो चलता है उसका भाग्य भी चलता रहता है, चलता रहता है। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, और सुंदर उदाहरण ये है कि मधुमक्खियाँ जो होती है वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, शहद इकट्ठा करती है। जो पक्षी होते हैं वो पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर जो अच्छे फल है वो खाते रहते हैं। और मधुमक्खियाँ है, फल पक्षी है, और जो सूर्य है वह सूर्य तो एक दफ़े बाहर आया तो शाम तक प्रकाश देता रहता है, और उसके प्रकाश से सारा जीवन मजबूत हो जाता है। और जैसे सूर्य चलता रहता है वैसे आप भी अपने जीवन में चलते रहो, चलते रहो। चरैवती चरैवती, ऐसा उसका अर्थ है। मैंने सोचा कि आपको ये मैं बताऊं।